नमस्कार स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का अपवाह तंत्र एवं झीलें, ड्राइनेज सिस्टम एंड रिवर। ड्राइनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, रिवर नदियाँ और झीलों के बारे में बात करेंगे यानी लेक। तो राजस्थान में अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है। बंगाल की खाड़ी में जल को ले जाने वाली नदियाँ, अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियाँ और अंतः प्रवाह क्षेत्र वाली नदियाँ। तो राजस्थान के जब मैप को हम देखते हैं तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये जो राजस्थान के अपवाह तंत्र को भी प्रभावित करती है। राजस्थान की अरावली से अरब सागर की ओर जाने वाली नदियाँ और अरावली से निकलने वाली जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर अपने जल को लेके जाती हैं, उन्हें बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाने वाला अपवाह तंत्र। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो किसी भी सागर में नहीं मिलती और वो कुछ दूरी पे चलने के बाद समाप्त हो जाती हैं, तो उन नदियों को अंतः प्रवाही नदियाँ कहते हैं। तो अंतः प्रवाह क्षेत्र वाली नदियाँ भी देखेंगे हम, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों को भी देखेंगे, अरब सागर की ओर अपने जल को ले जाने वाली नदियों को भी देखेंगे। राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती हैं, यानी वर्षा काल में ही राजस्थान की नदियां बहती हैं। यानी हिमालय की तरह राजस्थान की नदियां 12 मास नहीं बहती, बरसाती नदियां हैं। माही, चंबल प्रमुख 12 मासी नदियां हैं, यानी चंबल और माही 2 ऐसी नदियां हैं जो 12 मासी हैं, हिमालय की नदियों की तरह। लूणी और बनास प्रमुख बरसाती नदियां हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला प्रदेश की नदियों को 2 भागों में विभाजित करता है, भी हमने ऊपर देखा था। बंगाल की खाड़ी की ओर जल को ले जाने वाली नदियां पहले देखेंगे, चंबल, और चंबल की सहायक जितनी भी नदियां हैं वो अपने जल को बंगाल की खाड़ी की ओर लेकर जाएंगे। तो ये चंबल की सहायक नदियां हो गई बनास, काली, सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च, गंभीरी और भी कई छोटी मोटी नदियां हैं जो अरावली के पूर्वी भाग में प्रवाहित होती। अरब सागर की ओर ले जाने वाली नदियां जैसे माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी आदि। पश्चिमी बनास और लूणी नदी ही ये गुजरात के कच्छ रण में विलुप्त हो जाती हैं। तो कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं लूणी और पश्चिमी बनास। आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं ये नदियां जो राज्य में अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता। ये नदियां हैं जैसे काकनी, कातली, साबी, घंघर, मेंथा, बांडी और रूपनगढ़। राज्य में चूरू और बीकानेर ऐसे 2 जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती। गंगानगर में यद्यपि पृथक से कोई नदी नहीं है, लेकिन वर्षा होने पर घंघर की बाढ़ का पानी आ जाता है। तो सूरतगढ़, अनूपगढ़ जो कि गंगानगर का क्षेत्र है, वहाँ पर घंघर की बाढ़ का पानी आ जाता है। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे कि राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे जो लंबी नदी है जल ग्रहण के क्षेत्र के हिसाब से, तो वो है बनास। राज्य की सबसे लंबी नदी और सर्वाधिक सतह जल वाली जो नदी है वो चंबल है। राज्य में कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां हैं। सर्वाधिक बांध चंबल नदी पे बने हुए हैं। चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के निकट चूलिया प्रपात और मांगली नदी पे बूंदी में प्रसिद्ध भीमताल प्रपात बना हुआ है। ये दोनों याद रखें आप, चूलिया प्रपात और भीमताल प्रपात मांगली नदी पे। राज्य के लगभग 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली है। तो सर्वाधिक जो जल प्रणाली है वो आंतरिक जल प्रवाह वाली है। तो हम बात कर रहे हैं कि आंतरिक जो प्रवाह प्रणाली है वो राजस्थान का लगभग 60% प्रवाह क्षेत्र को घेरती है। सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं वो हैं चंबल, बनास, लूणी। ये प्रत्येक नदी 6 जिलों में बहती हैं। 3 नदियां हैं चंबल, बनास और लूणी।
ये तीनों 6 जिलों में बहने वाली नदियां हैं, यानी सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं वो हैं चंबल, बनास और लूणी। अंतर्राज्यीय सीमा यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी है वो चंबल नदी है। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर बणेश्वर धाम स्थित है और यहाँ वनवासियों या जनजातियों का महातीर्थ है। सोम नदी के किनारे डूंगरपुर के देव सोमनाथ का मंदिर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लूणी नदी जिसका उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ, यानी पीछे हमने देखा कि खंबात की खाड़ी में जाने वाली नदी है ये, तो किन जिलों से होकर गुजरती है। तो ऊपर हमने ये भी देखा कि लूणी, बनास और चंबल ये 6 जिलों से होकर गुजरने वाली नदियां हैं। तो इनके कौन से 6 जिले हैं? लूणी नदी अरावली पर्वत के पश्चिम से या कहें कि अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है और इसका बहाव क्षेत्र है वो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, गुजरात के कच्छ के रण में चली जाती है। जालौर से निकलते ही गुजरात के कच्छ रण में चली जाती है। 495 किलोमीटर लंबी ये नदी है और पूर्णतः बरसाती है। जब बारिश होती है तभी ये बहती है। जल बालोतरा, बाड़मेर तक इसका मीठा रहता है, बाद में खारा हो जाता है। सहायक नदियाँ, इसकी लूणी की सहायक नदियाँ हैं वो सुकड़ी, मिठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुहिया और सागी और जोजड़ी, ये नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब जवाई नदी जो कि पाली में इसका उद्गम स्थल है, गोरिया गांव। पाली का गोरिया गांव जवाई नदी का उद्गम स्थल है। बहाव क्षेत्र है ये पाली, फिर जालौर, बाड़मेर और ये बाद में लूणी नदी में मिल जाती है। सुमेरपुर पाली के निकट इस पे जवाई बांध बना हुआ है जो मारवाड़ का सबसे बड़ा बांध है। घग्गर नदी उद्गम इसका हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। ये एक मृत नदी है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कौन सी नदी मृत नदी है, तो घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गांव है, वहाँ से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ में बहती हुई भटनेर के पास ये विलुप्त हो जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु में ये गंगानगर में सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के गांव हैं वहाँ तक पहुँच जाती है और इस नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है। इस नदी की एक विशेषता और है कि ये वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी कहलाती है। तो जो वैदिक काल में सरस्वती नदी बहती थी उसी का रूप माना जाता है घग्गर नदी। पश्चिमी बनास राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भाग, इसका उद्गम सिरोही के दक्षिण में नया सावनरा गांव है उसके निकट से अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र सिरोही से गुजरात के लिटिल रन यानी जो कच्छ का रण है वहाँ ये विलुप्त हो जाती है। और सहायक नदी है इसकी सुकली, जिसको सीपू भी कहते हैं। इस नदी के तट पे डीसा गांव, गुजरात का डीसा शहर है वो बसा हुआ है, डीसा नगर बसा हुआ है। माही नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस चली जाती है। तो माही नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश कर दक्षिण में ही वापस जाने वाली नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। उद्गम स्थल इसका मध्य प्रदेश के थार जिले के सरदारपुरा के निकट से या कहीं की जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, मेहंद झील वहाँ से निकलती है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा के खांदू में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर से सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और इस नदी पर कढ़ाना बांध बना हुआ है। ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसके प्रवाह क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये तीनों राज्यों में बहने वाली नदी है। लंबाई 576 किलोमीटर है इसकी। अब इसकी एक विशेषता और है, ये बागड़ और काठल की गंगा कहलाती है। राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी ये कही जाती है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है क्योंकि बागड़ और काठल राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है। जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से लगने वाला, ये बागड़ और काठल कहलाता है और इसी में बहने के कारण इसे बागड़ और काठल की गंगा कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं।
ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों को ध्यान रखना है क्योंकि ये मिलान में भी आ जाता है, वैसे भी पूछा जाता है। तो ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मारण और भादर, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो सहायक नदियों को ज़रूर ध्यान रखें आप। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के पास इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, जो कि एक बड़ा बांध है। सोम नदी, इसका उद्गम खेरवाड़ा तहसील में ऋषभदेव उदयपुर के निकट से बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ियां हैं वहाँ से होता है और बनेश्वर स्थल पे माही में मिलती है ये। गोमती, सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। जाखम, इसका उद्गम छोटी सांदड़ी प्रतापगढ़ में होता है और इसका विलय बनेश्वर में सोम नदी में हो जाता है। चंबल, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर में महू के निकट से विंध्याचल पर्वत की जनापाव की पहाड़ियों से होता है चंबल नदी का उद्गम। अब चंबल नदी के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे हम कि चंबल का दूसरा नाम चरणवती भी है। चंबल नदी का दूसरा नाम चरणवती, कामधेनु। ये विंध्याचल पर्वत के जनापाव पहाड़ी जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ से निकलती है MP मध्य प्रदेश। इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से ये निकलकर अपने राजस्थान के 84गढ़ के निकट से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान चित्तौड़गढ़ धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है। यानी यमुना में चली जाती है और यमुना फिर गंगा की सहायक नदी है। तो ये अरब सागर की ओर नहीं जाती बल्कि बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदी है। ये सवाई माधोपुर से धौलपुर के बीच सीमा बनाती है। चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी है और चंबल नदी जो गुजरती है वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये 12मासी नदी है और इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है और राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। इसकी सहायक नदियां देखेंगे हम। सिवान, रेतम, सिप्रिया, राजस्थान में मिलने वाली आलनिया, बामनी, कुराल, मेज, छोटी काली सिंध नदी आदि, पार्वती नदी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर चूलिया प्रपात बना हुआ है। सर्वाधिक भीड़ इसी नदी क्षेत्र में है। इस नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बांध बराज बने हुए हैं। जब ये राजस्थान में मध्य प्रदेश से प्रवेश करती है तो पहला जो बांध है वो गांधी सागर है, फिर राणा सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। क्योंकि कई बार क्रम से भी इनको पूछ लिया जाता है कि क्या क्रम है इसका चंबल नदी के उद्गम से राजस्थान में बहाव की ओर। इस नदी का बहाव क्षेत्र उत्खात स्थलाकृति, ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि चंबल नदी उत्खात भूमि का निर्माण करती है, बीड़ का निर्माण करती है। और ये जो बीड़ का निर्माण है ये करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में ज़्यादा करती है। तो ये इसका आपको ध्यान में रखना है। पार्वती सीहोर में विंध्याचल श्रेणी से निकलकर सवाई माधोपुर और कोटा की सीमा पर चंबल में इसका मिलन होता है। काली सिंध, ये इसका बागली गांव की पहाड़ी से निकलती है। ये नदी झालावाड़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर ये चंबल की सहायक नदी बन जाती है। आहू, परवन, आम, झार, चोली, उजाड़ भी चंबल की सहायक नदियां हैं। आहू ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ के निकट ये काली सिंध में मिल जाती है। बनास, अब जो बड़ी नदी है, हमने लूणी की बात कर ली, चंबल की बात कर ली, तीसरी बड़ी नदी है वो है बनास। बनास का उद्गम स्थल देखेंगे कहाँ है, तो बनास का उद्गम स्थल कुंभलगढ़ के निकट जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वो है और ये वन की आशा कहलाती है। बनास वन की आशा ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर, कहने का मतलब ये 6 जिलों में बहने वाली नदी है। तो 6 जिलों में बहने वाली 3 नदियां हैं जिनकी बात हम तीसरी नदी की कर रहे हैं। लूनी, चंबल की कर चुके। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहकर सवाई माधोपुर के रामेश्वर के निकट पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है जो 512 किलोमीटर में बहती है। और ये एक बरसाती नदी है, यानी बरसात में ही सक्रिय होती है।
सहायक नदियाँ देख लेते हैं। दाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ बेड़च और मेनाल। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं वो है कोठारी, खारी, डाई, ढील, सोहादरा, मोरेल, काली सिंध। टोंक जिले में बिसलपुर बांध इसी नदी पे बना हुआ है। बेड़च नदी, ये नदी उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई बनास में मिल जाती है। ये मेनाल नदी भी इसी में मिलती है और इसका संगम बनाती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। प्रारंभ में इसे आयड़ नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब ये उदय सागर झील में मिलने के बाद इसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ की गंभीरी, गुंजरी, औराई और वांगन नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव के निकट ये नदी है। ये घासुंडा बांध का निर्माण करती है। उद्गम स्थल, गंभीरी नदी का उद्गम स्थल करौली तहसील से है और ये करौली, भरतपुर उत्तर प्रदेश, धौलपुर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में यमुना में मिल जाती है और यमुना की सहायक नदी बन जाती है। पार्वती, ये करौली जिले के सपोट्रा तहसील से पहाड़ियों से निकलती है और धौलपुर के गंभीरी में मिल जाती है। अब हम अन्य नदी और उन पे बने हुए बांध की बात कर लेते हैं। सुकड़ी नदी, ये पाली में है और इसका प्रवाह क्षेत्र पाली, जालोर, बाड़मेर में है और ये लूणी नदी की सहायक नदी है। जालोर के बांकली गांव में बांकली बांध बना हुआ है। बांडी नदी, ये पाली, हिमावास पाली से निकलती है और पाली में बहती हुई लूणी नदी में मिल जाती है। लूणी की सहायक नदी है। गुहिया नदियाँ, सागी, ये जसवंतपुरा, जालोर से निकलती है और इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो जालोर, बाड़मेर, लूणी में मिल जाती है। ये भी जोजड़ी, जो पीलू गांव नागौर है वहाँ से निकलती है। नागौर जोधपुर में बहती हुई फिर लूणी में मिल जाती है। तो लूणी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। इसको आप ध्यान रखें कि कौन सी नदी का क्षेत्र है वो तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। तो लूणी नदी की सहायक नदी है जोजड़ी नदी, जो जोधपुर की साइड से या कहें कि नागौर जोधपुर से बहती है। कांटली, खंडेला, सीकर से निकलती हुई सीकर झुंझुनू में बहती है और चूरू झुंझुनू की सीमा पर यह विलय हो जाती है। आंतरिक प्रवाह की नदी है काकनी, मसूरदी, ये जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती है और जैसलमेर में विलुप्त हो जाती है। कभी कभी पानी भुज झील में भी चला जाता है। तो भुज झील में जाने वाली नदी काकनी नदी। साबरमती, कोटड़ी गांव उदयपुर से, उदयपुर गुजरात में बहती है, खंभात की खाड़ी में जाती है। फिर सहायक नदी वाक्कल, सेई, हथमती, मेशवा और माजम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। वाक्कल नदी गोगुंदा, उदयपुर से और उदयपुर में बहती हुई साबरमती में मिल जाती है और मानसी और पार्वती इसकी सहायक नदी है। सेई नदी पादरला गांव उदयपुर से और उदयपुर में बहती हुई फिर ये गुजरात में जाती है। मोरेन नदी, मोरेन नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और डूंगरपुर में बहती हुई माही डूंगरपुर में मिल जाती है, माही में मिल जाती है। नेवज, कहने का मतलब माही की सहायक नदी है। नेवज नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और ये मध्य झालावाड़ में बहती हुई फिर मध्य प्रदेश में परवन, झालावाड़ इसकी सहायक नदी है। मेज नदी मांडलगल, भीलवाड़ा, मेज नदी पे एक बांध बना हुआ है। भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। छोटी काली सिंध, चाकण, ये बूंदी चाकण नदी है, बूंदी में बहती है, बूंदी से निकलती है और बूंदी सवाई माधोपुर में बहती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। छोटी काली सिंध भी इसी की सहायक है, चंबल की सहायक नदी है। बामनी हरिपुरा से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। यानी कहने का मतलब ये सब नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। कोठ्यारी, ये भी दिवेर, राजसमंद से निकलती है और राजसमंद भीलवाड़ा में बहती हुई बनास में मिल जाती है। खारी नदी राजसमंद के देवगढ़ तहसील से निकलने वाली नदी है। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक में बहती हुई देवली, टोंक में, बनास में मिल जाती है और मानसी सहायक नदी है। मानसी किशनगढ़, अजमेर से निकलने वाली नदी है। मोरेल जयपुर की बस्ती तहसील से
चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से निकलने वाली जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में बहती हुई बनास नदी की सहायक बन जाती है और इस पे मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल नदी पे काली सील, डाई, ये भी इसी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट साबी नदी, मोस्ट और इम्पोर्टेंट नदी देखेंगे हम, साबी नदी। और ये सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। सीकर की सीमा पर स्थित पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। जयपुर अलवर में बहती हुई गुड़गांव हरियाणा तक जाती है और हरियाणा में जाकर ये विलीन हो जाती है। मेंथा, जो कि मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है और जयपुर नागौर में बहती हुई सांबर झील में मिलने वाली नदी है। रूपनगढ़, ये भी सांबर झील में मिलती है। बाणगंगा, बराठ की पहाड़ियों से निकलने वाली जयपुर, दौसा, भरतपुर तक जाने वाली नदी बाणगंगा। रूढ़ नदी कहलाने वाली नदी है बाणगंगा, यमुना में मिलती है। फिर ये रूपारेल, ये उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है और अलवर भरतपुर में बहती हुई कसूलपुर गांव में विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की झीलों की बात करेंगे। राजस्थान की प्रमुख झीलें, जो खारे पानी की झील और मीठी झील, दोनों प्रकार की झीलों की बात करेंगे, क्योंकि ये मिलान वाले प्रश्नों में भी दे दिया जाता है और वैसे भी ऑप्शन में दे दिया जाता है कि कौन सी झील मीठी झील नहीं है। तो खारे पानी की झीलों की बात करेंगे। पहले सांभर, जो कि जयपुर में है, राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डीडवाना, जो कि डीडवाना नागौर में है। पंचपदरा, बालोतरा बाड़मेर में। फलोदी, फलोदी जोधपुर में। लूणकरणसर, लूणकरणसर बीकानेर। कावोद जैसलमेर। डेगाना नागौर, कुचामन नागौर और ताल छापर चूरू, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलों की बात करेंगे अब हम। उदयपुर में जयसमंद झील है, वो मीठे पानी की झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ढेबर झील भी इसका नाम है। ढेबर झील के नाम से जाना जाता है जयसमंद झील को। और ये कृत्रिम झील है जो महाराणा जय सिंह द्वारा 1687 से 1691 के बीच गोमती नदी पे बनाई गई झील है। राजसमंद झील 1662 में महाराणा राज सिंह द्वारा कांकरोली के निकट बनाई गई थी। क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे, इस प्रकार के प्रश्न है। राजसमंद झील के बारे में कई बार पूछा गया है। ढेबर झील के बारे में भी कई बार पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। पिछोला झील राणा लाखा के काल में बंजारे द्वारा पिछोला गांव में बनाई हुई झील है अकाल के टाइम। और ये टापू पर जग मंदिर और जगनिवास 2 महल बने हुए हैं। इसमें सिसिरमा और बूजड़ा नदी का पानी इसी में आता है। फतेह सागर झील महाराणा जय सिंह द्वारा उदयपुर में निर्मित राणा फतेह सिंह द्वारा इसका पुनः निर्माण किया गया, इसलिए इस झील का नाम फतेह सागर रखा गया। उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से 64 के बीच उदयपुर में बनाई गई झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। आना सागर झील अर्णोराज चौहान द्वारा 1137 में अजमेर में बनाई गई झील, ये आना सागर झील। फाय सागर झील बाढ़ के राहत कार्यों के समय बनाई गई झील है फाय सागर झील। और एक इंजीनियर थे, अंग्रेज इंजीनियर, जिनके नाम पर इनका नाम रखा गया। और ये अजमेर में बांडी नदी पे बनाई गई झील है फाय सागर झील। पुष्कर झील अजमेर में है, पवित्र झील है। सिलीसेंड झील अलवर में स्थित है। सिलीसेंड झील। अब हम कुछ झीलों की बात और करेंगे। कोलायत झील जो कि बीकानेर में स्थित है, जहाँ कपिल मुनि का मेला लगता है और आश्रम भी है। बालसमंद झील जोधपुर में है। इस झील का निर्माण 1159 में प्रतिहार शासक बालक राव ने किया था, इसलिए इस झील का नाम बालसमंद झील है। किस वंश का शासक था? प्रतिहार वंश का शासक। नदियों के किनारे दुर्ग बने हुए हैं, उनकी बात करेंगे हम। तो कौन सा दुर्ग किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो गागरोन का दुर्ग, गागरोन का किला, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम पे बना हुआ किला है। तो जल दुर्ग का सबसे बड़ा उदाहरण है गागरोन का किला। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदी के किनारे संगम पे बना हुआ है। ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में।
तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ में चंबल और बामणी नदी के संगम पे बना हुआ है। शेरगढ़, जिसको कोसवर्धन का दुर्ग भी कहते हैं, ये परवन नदी के किनारे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे बना हुआ एक पहाड़ी दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। ये इसी के बारे में कहावत है। मनोहर थाना दुर्ग परवन और काली खंड जो नदी है उनके संगम पे बसा हुआ है। गढ़ पलेस कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे है। नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य की बात करेंगे अब। कौन सा अभ्यारण्य किस नदी के तट पे है? तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी के किनारे। जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा परवन नदी। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ औराई और बामनी नदी का उद्गम। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल और बामणी नदी। नदियों का जो त्रिवेणी संगम है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे हम कि कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं और कौन सी जगह पे बनाती हैं। तो त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी हैं बनास, मेनाल और बेड़च। तीनों नदियां एक जगह मिलती हैं, उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। और ये मिलती हैं बिगोद भीलवाड़ा में। मेनाल, बनास और बेड़च। माही, जाखम, सोम, ये बणेश्वर डूंगरपुर आदिवासियों का तीर्थ स्थल। डूंगरपुर में अपना बणेश्वर धाम है, वहाँ पे अपना त्रिवेणी संगम बनाती हैं माही, जाखम, सोम। बनास, चंबल और सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। बनास, डाई और खारी ये राजमहल टोंक में अपना त्रिवेणी संगम बनाती हैं। नदियों पे बसे हुए नगर देख लेते हैं। चंबल नदी पे बसा हुआ है कोटा। जवाई नदी पे बसा हुआ है बसा हुआ है सुमेरपुर पाली का शहर सुमेरपुर बसा हुआ है जवाई नदी पे। बेड़च पे बसा हुआ शहर है चित्तौड़गढ़। खारी नदी पे बसा हुआ आसिंद भीलवाड़ा। काली सिंध पे बसा हुआ शहर है झालावाड़। पश्चिमी बनास पे बसा हुआ शहर है डीसा नगर है गुजरात का। लूणी नदी पे बसा हुआ शहर है वह बाड़मेर का बालोतरा। साबरमती नदी पे गांधी नगर जो कि गुजरात का शहर है। इस तरीके से हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया है जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। मुझे उम्मीद है आपको सरल और सहज तरीके से ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो अपने दोस्तों से शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। अब आपको कक्षा 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो वर्तमान में सिलेबस में चल रही हैं वो भी करवाई जा रही हैं। तो खुश रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।